जय हिंद दोस्तों, विराट IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो पश्चिमी एशिया है वहाँ पर जो इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो मुद्दा है इसकी जटिलता को समझने की कोशिश करेंगे और जो ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी चली आ रही है, जो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो संबंधों की खटास चली आ रही है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैप को समझ लो कि वेस्ट एशिया कहाँ है। देखो, ये जो इलाका है ये नॉर्थ एशिया है, उत्तरी एशिया यानी एशिया के उत्तर में। ये जो इलाका है ये ईस्ट एशिया है, ये नॉर्थ एशिया, ये ईस्ट एशिया। भारत और इसके आसपास के देशों को साउथ एशिया कहते हैं, तो ये साउथ एशिया है। और भारत के वेस्ट में अगर दिल्ली में या लखनऊ में खड़े होकर देखेंगे तो ईरान और ये जो जितने कतर है, कुवैत है, तो ये जो देश हैं ये भारत के पश्चिम में है, तो इसको पश्चिमी एशिया कहते हैं, ये वेस्ट एशिया। देखो, इस वेस्ट एशिया को अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ मिडिल ईस्ट कहते हैं, उत्तर पूर्व, क्योंकि उनके तो ये ईस्ट में ही है। अगर वाशिंगटन DC में, न्यूयॉर्क में खड़े होकर देखें तो वहाँ तो पूर्व में पड़ता है, तो इसे मिडिल ईस्ट या मध्य पूर्व कहते हैं। लेकिन एशिया में कहीं भी आप देखें तो ये एशिया के वेस्ट में है, तो इसलिए इसको वेस्ट एशिया कहते हैं। ये जो कंट्रीज़ आप देख रहे हैं ये सेंट्रल एशिया है, मध्य एशिया। इस मध्य एशिया में कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये 5 कंट्रीज़ आते हैं जो रशिया के कभी पार्ट होते थे। तो सारी की सारी आग जो लगी हुई है, जो ज्वलंत मुद्दा है, वो इस वेस्ट एशिया में है। तो पश्चिमी एशिया हमेशा से उबलता रहा है। और 7 अक्टूबर को जब हमास के लोगों ने अटैक किया था इजराइल पर, तो उसके बाद से तो ये इलाका सबसे ज़्यादा चर्चित है और इस इलाके में और आग भड़क उठी, रक्तपात, खून खराबा भड़क उठा है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्लेयर हैं। तो पहले तो यहाँ के इक्वेशन समझने पड़ेंगे, समीकरण समझने पड़ेंगे, यहाँ की राजनीति के समीकरण है क्या। तो एक तरफ तो देखो इसमें दुश्मनी है इजराइल और फ़िलिस्तीन, इजराइल और फ़िलिस्तीन की, इनके बीच में शत्रुता है। दूसरे यहाँ पर 2 प्लेयर हैं जिनके बीच में शत्रुता है, वो हैं इजराइल और ईरान, इजराइल और ईरान। तीसरे प्लेयर है यहाँ पर ईरान और सऊदी अरेबिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। चौथा प्लेयर है यहाँ पर ईरान की दुश्मनी अमेरिका के साथ भी है, तो US और ईरान। तो बड़ी उलझी हुई सिचुएशन है, बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ऐसा कहते हैं कि इंटरनेशनल संबंधों में या डिप्लोमेसी में यानी कूटनीति में अगर सबसे जटिल कोई इस समय दुनिया में, जहाँ पर सारे सिद्धांत फेल हुए जा रहे हैं, डिप्लोमेसी को संभालना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, तो वो वेस्ट एशिया है। भारत के लिए भी वेस्ट एशिया को संभालना बड़ा आसान रहा जब तक दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई थी, बाईपोलर थी। एक पोल ताकत थी, एक ताकत रशिया थी, दूसरी ताकत अमेरिका थी। तो तब भारत के लिए बड़ा आसान था न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना। लेकिन अब न्यूट्रलिटी को, न्यूट्रल रह पाना इस इलाके में बड़ी चुनौती है डिप्लोमेसी के लिए भी। तो जटिल केस है डिप्लोमेसी का वेस्ट एशिया। अगर हम इसकी जड़ों में जाएं तो यहाँ पर कई सारी घटनाएं रही। 1979 में ईरान की क्रांति हुई, ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आ गया। इस्लामिक रेवोल्यूशन आने से पहले दोस्तों ईरान में राजशाही थी, राजा का शासन था और राजा का नाम था शाह रज़ा पहलवी। तो शाह रज़ा पहलवी नाम का बंदा यहाँ पर बादशाह था, राज करता था। और रज़ा पहलवी जो था ये बंदा प्रो अमेरिका था, यानी अमेरिका का बड़ा समर्थक था, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का बड़ा समर्थक था, आधुनिकीकरण चाहता था, ला भी रहा था ईरान के अंदर आधुनिकीकरण। और ये बात वहाँ के उलेमाओं को, क्लेरिक्स को पसंद नहीं आई और इसके खिलाफ विद्रोह हुआ और उसी को ईरान की क्रांति 1979 में कहा जाता है। ये क्रांति हुई, रज़ा पहलवी को सत्ता से बेदखल किया गया और पूरे के पूरे ईरान के संसाधनों पर, सत्ता पर क्लेरिक्स का अधिकार हो गया और वहाँ पर एक पद बनाया गया, एक पोस्ट बनाई गई, एक चेयर बनाई गई जिसको सुप्रीम लीडर कहा जाता है, जिसके सुप्रीम लीडर हैं खामनेई या खुमैनी। तो रूहुल्लाह खुमैनी जो थे वो यहाँ के सुप्रीम लीडर बने उस समय जब ये क्रांति हुई। और अमेरिका इनको स्वीकार नहीं करता। हालांकि डेमोक्रेसी आई, लेकिन जैसी ही डेमोक्रेसी आई तो जितनी भी यहाँ की तेल की कंपनियाँ थी, क्रांति के बाद सारी तेल कंपनियों को अपने अंडर में सरकार ने ले लिया और तेल कंपनियों के ठेके अमेरिकन कंपनियों के पास थे। तो अमेरिका को इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ
और अपनी शुरुआत से ही ये जो नई सत्ता क्रांति के बाद शाहरज़ा पहलवी को हटा कर के यहाँ बनी, ये एंटी यूएस थी। तो तभी से अमेरिका और ईरान के बीच में ये रंजिश और ये खटास जो है संबंधों की, ये चली आ रही है। उधर अगर इस पूरे इलाके को देखें, इस पूरे के पूरे वेस्ट एशिया को, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ये ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। ऑटोमन एम्पायर यानी जो टर्की है आज का, ये टर्की एक बहुत बड़ी सल्तनत थी। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की की हार हो गई। जब टर्की हार गया तो ये इलाका, उस समय लीग ऑफ नेशन होती थी, यूएनओ नाम की बॉडी नहीं थी, यूएनओ तो 40s के बाद बनी। तो लीग ऑफ नेशन ने इस पूरे इलाके को फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में डिवाइड कर दिया, जिसे डिप्लोमेटिक भाषा में कहते हैं, इनका मैंडेट बना दिया इन दोनों का। और दोस्तों, लीग ऑफ नेशन के बाद आप देखें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने जर्मनी में रहने वाले यहूदियों को बड़ी संख्या में मौत के घाट उतारा, कंसंट्रेशन कैंप बनाए, 60 लाख से ज़्यादा यहूदी मारे गए, ऐसा आंकड़े बताते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो तब यूएनओ में, तब तक यूएनओ स्थापित हो गया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएनओ स्थापित हुआ। और आप जानते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक डिवाइडिंग रेखा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले दुनिया की बड़ी ताकत हुआ करती थी ब्रिटेन, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में अमेरिका का उभार हुआ। और अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने मिलकर ये सोचा कि भाई इन यहूदियों के लिए भी एक अलग देश बना दिया जाए, इनको भी नई ज़मीन दी जाए। अब बसाया कहाँ जाए, इस पर चर्चा शुरू हुई। तो खंगाला गया एक पुराने धार्मिक ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट को, और जो ओल्ड टेस्टामेंट था उसमें पता लगा कि यहूदी, ये जो उस समय फ़िलिस्तीन था, कि इस फ़िलिस्तीन की ज़मीन से यहूदी पूरी दुनिया में फैले हैं। तो इस ज़मीन को फ़िलिस्तीन की इजराइलियों के लिए, यहूदियों के लिए रिज़र्व किया गया, और यहाँ ला कर के यहूदियों को बसाया गया, यानी ज्यूज़ जो थे उन्हें यहाँ लाकर रिहेबिलिटेट करा गया। और यहीं से संघर्ष की शुरुआत हुई फ़िलिस्तीनियों और इजराइलियों के बीच में। अरबों ने इस बात को पसंद नहीं किया, और जैसे ही ब्रिटेन, उस समय ये इलाका ब्रिटेन के अंडर में था, ब्रिटेन अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जैसे ही यहाँ से इस इलाके को छोड़कर गया, अरबों और इजराइल के बीच संघर्ष हो गया, जिसमें इजराइल ने अरबों को कई युद्धों में हराया। हालांकि इजराइल को किसी देश ने मान्यता नहीं दी, लेकिन 1979 में मिस्र एक ऐसा देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी। उसका कारण ये था कि दोनों के बीच लड़ाई हुई, और जब लड़ाई हुई तो यहाँ इस इलाके को देखिए, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये इसको सिनाई पेनिनसुला के, सिनाई कहते हैं। ये इलाका है सिनाई का। इजराइल ने इस इलाके को अपने अंडर में ले लिया, मिस्र को हरा दिया। तो फिर अमेरिका बीच में आया और इजराइल और मिस्र के बीच में समझौता कराया, और जो उस समझौते को कैंप डेविड समझौता कहते हैं, या कैंप डेविड एकॉर्ड कहते हैं, कैंप डेविड एकॉर्ड। और कैंप डेविड समझौते के बाद ये तय हुआ कि मिस्र जो है वो इजराइल को मान्यता देगा, और जो सिनाई का इलाका इजराइल ने मिस्र से छीन लिया, इसे वापस दे दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ भी। तो इस तरह से मिस्र पहला देश बना जिसने इजराइल को मान्यता दे दी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इजराइल किस तरह से अस्तित्व में आया, और अरबों और उसके बीच में दुश्मनी शुरू हुई। लेकिन आप देखो कि फ़िलिस्तीनी लोग स्टेटलेस हो गए, और आज भी वो स्टेटलेस हैं, यानी फ़िलिस्तीनी अपने देश की मांग करते हैं। सिचुएशन उसके बाद बिगड़ती है 2010 के आसपास। 2010 में आप देखो कि इस पूरे इलाके में अधिकतर राजशाही है। चाहे आप कतर को देख लीजिए, चाहे आप संयुक्त अरब अमीरात के शासकों को देख लीजिए, चाहे आप सऊदी अरब में गद्दी पर बैठे लोगों को देख लीजिए, सब राजा हैं। लोकतंत्र बहुत कम है इस इलाके में। तो 2010 में अरब क्रांति की शुरुआत होती है, या अरब स्प्रिंग। टूनीशिया नाम का एक देश है। इस टूनीशिया में बाल्दीविया नाम का एक बंदा फल बेचा करता था, और अचानक नगर पालिका वालों ने आकर के उसके फल की ठेली को पलट दिया, उसको हटा दिया। वो बंदा इतना ज़्यादा सप्रेस हुआ कि उसने आत्मदाह कर लिया, आग लगा ली खुद को। जब ये बात सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ तो टूनीशिया की जनता सड़कों पर उतर आई, और टूनीशिया का जो उस समय शासक था, जिसका नाम था बेन अली, उसको हटाने की मांग करने लगी। हालांकि अत्याचार तो बहुत हुए, लेकिन आखिर में बेन अली को सत्ता छोड़नी पड़ी। और तब बाकी के इलाके के लोगों ने भी सोचा कि ऐसे तो हम भी अपने राजाओं को हटा सकते हैं। और अरब स्प्रिंग की टूनीशिया से पैदा हुई ये चिंगारी, ये फिर पहुंची लीबिया। लीबिया का उस समय शासक था कर्नल गद्दाफ़ी। गद्दाफ़ी को तो मार ही दिया गया, सिर्फ हटाया नहीं गया, हत्या हो गई गद्दाफ़ी की। इसी तरह मिस्र में लंबे समय से जमे बैठे थे हुस्नी मुबारक।
हुस्नी मुबारक के ख़िलाफ़ वहाँ पर विद्रोह हो गया और किस तरह से काहिरा की सड़कों पर, तहरीर चौक पर आप पढ़ते होंगे अखबार, फिर हटना पड़ा हुस्नी मुबारक को। वहाँ मुस्लिम ब्रदरहुड नाम का एक संगठन, हालांकि इसमें काफ़ी एक्टिव था, इलेक्शन हुआ, मुर्सी साहब उस समय प्रेसिडेंट बने, लेकिन एक साल ही मुश्किल से चल पाए थे कि जो वहाँ की सेना थी उसने विद्रोह कर दिया, कू कर दिया, और अल-सीसी जो थे वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने और अभी तक वही चले आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब को इस पूरे घटनाक्रम में ये डर सताता है कि कहीं अरब स्प्रिंग जैसी कोई क्रांति हमारे देश में ना हो जाए, कहीं ईरान जैसी कोई क्रांति हमारे देश में ना हो जाए और हम यहाँ के राजा हैं, हमें सत्ता से बेदखल ना होना पड़े। तो ईरान की क्रांति और ईरान की क्रांति के यानी ईरान से सऊदी अरब की दूरी रखने का और संबंधों में खराबी का ये भी एक कारण है। इसके अलावा यही मध्य पूर्व अखाड़ा बना हुआ है। ये जो आप देखें कि जो सीरिया है, तो सीरिया नामक जो देश है वो इस समय अखाड़ा बना हुआ है। सीरिया में जो बैठे हुए शासक हैं, अमेरिका उन्हें सत्ता से हटाना चाहता है, लेकिन ईरान और रशिया सीरिया के शासक बशर अल असद को सत्ता में चेयर पर बैठाए रखना चाहते हैं। तो ये भी एक टकराव है सीरिया के मुद्दे को लेकर। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा पेचीदा और बहुत ज़्यादा उलझी हुई है इस पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में। उधर आप ये देखिए कि 1979 के बाद ईरान लगातार मजबूत होता चला गया। ईरान का इराक से युद्ध भी रहा। अमेरिका ने हमेशा ये सोचा कि ईरान को कमज़ोर किया जाए। ईरान और इराक का जब 8 साल लंबा युद्ध चला तो सद्दाम हुसैन उस समय इराक का तानाशाह शासक था। अमेरिका ने इराक को सपोर्ट किया, हर तरह से सपोर्ट किया ताकि ईरान को कमज़ोर किया जाए। लेकिन अंत में आप देखो कि 2003 में जब इराक ने कुवैत पर हमला बोला तो अमेरिका इराक के ही खिलाफ आ गया, सद्दाम हुसैन को सत्ता से बेदखल किया और बाद में फांसी पर भी चढ़वाया गया। तो इराक तो कमज़ोर हो गया, लेकिन ईरान धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाता रहा। और 2003 के उस खाड़ी युद्ध के बाद इस समय ईरान इस इलाके की बड़ी ताकत बन गया। लेकिन अमेरिका ने जो प्रतिबंध उस पर लगाए, अमेरिका ये चाहता है कि प्रतिबंधों से ईरान की जनता परेशान हो जाए और परेशान होकर ईरान को सत्ता से बेदखल कर दिया जाए, ईरान की जो सत्ता है उसको हटा दे, यानी जनता में भी विद्रोह पैदा कर दे। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो ईरान अपनी ताकत बढ़ा रहा है और ईरान के बारे में कहा जाता है कि ये परमाणु हथियार बनाने का भी प्रयास कर रहा है। तो अमेरिका इस वजह से इसके साथ संबंध अपने खटास में रखता है। अब देखो ईरान जो है ये, क्योंकि दुनिया में इसकी आइडेंटिटी कम है, प्रतिबंध लगे हैं, तो अपनी पहचान को बनाने के लिए इसने फ़िलिस्तीन कार्ड खेला। ईरान ने इसने कहा कि जो फ़िलिस्तीन है इन्हीं की धरती पर सताया जा रहा है और इजराइल के ख़िलाफ़ ईरान ने अपने कई प्रॉक्सी खड़े कर दिए, यानी अपने लड़ाकू संगठन खड़े कर दिए। इजराइल से ईरान आज तक कोई सीधा युद्ध नहीं लड़ा है। कहाँ कहाँ खड़े किए इसने? एक तो इसने खड़ा किया यमन में हूती विद्रोही, इनको हथियार भी देता है ईरान और इनको पैसा भी देता है। दूसरा इसने कहाँ खड़े किए अपने प्रॉक्सी? लेबनान में आप जानते हो कि हिजबुल्लाह नाम का समूह है जिसे हथियार भी देता है और पैसा भी देता है, जो इजराइल के उत्तर वाला इलाका है वहाँ से वो अटैक करते रहते हैं। तीसरा इसने फ़िलिस्तीन के भीतर ही हमास नाम के संगठन को मजबूत बनाने में बड़ी मदद करी। और कहा तो यहाँ तक जाता है कि 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर जो ये हमला बोला हमास के लोगों ने, तो कहीं ना कहीं इसके बैक में ईरान ही खड़ा था, यानी अपने बलबूते हमास इतना बड़ा अटैक करने की कुव्वत नहीं रखता था। तो ईरान ने प्रॉक्सी खड़े किए और इस प्रॉक्सी की बदौलत ईरान ने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोबारा खड़ा किया। सऊदी अरब ने अपनी लीडरशिप में एक संगठन बनाया हुआ है जिसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कहते हैं, GCC कहते हैं, या खाड़ी सहयोग परिषद कहते हैं। इस GCC में सारे सुन्नी देश हैं, ईरान नहीं है। तो ईरान आरोप लगाता है कि जो गल्फ कोऑपरेशन संगठन है ये अमेरिका के कठपुतली है, पपेट है अमेरिका की, और ईरान इस वजह से इसको मान्यता नहीं देता। सऊदी अरब के बारे में मैंने बता दिया कि उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं ऐसी कोई क्रांति ना हो जाए कि हम राजा हैं और हमें सत्ता से यहाँ बेदखल होना पड़ जाए। तो सबके अपने अपने हित हैं। 57 मुस्लिम देश हैं दुनिया में। सऊदी अरब चाहता है कि मैं इन देशों का लीडर रहूं और ईरान फ़लस्तीन का मुद्दा उठाकर के बनना चाहता है कि मैं दुनिया का लीडर रहूं। और अभी देखो, अभी विगत कुछ दिनों पहले आपने देखा कि किस तरीके से ईरान के जो टॉप मिलिट्री कमांडर्स थे वो सीरिया में मीटिंग कर रहे थे, इजराइल ने मिसाइल मारकर उनकी हत्या कर दी।
बदले में फिर 300 से ज़्यादा मिसाइलें ईरान ने इजराइल पर फायर किया, एक सिंबॉलिक तौर पर। और अभी आज ही की खबर है, आज का आप अगर इंटरनेशनल रिलेशन का आप गूगल पर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरह से अमेरिका ने पुष्टि करी है कि इजराइल ने ईरान पर आज अटैक कर दिया है। तो ये जो संबंधों में तनाव है इस वेस्ट एशिया में, तो वेस्ट एशिया दुनिया के लिए इस समय एक बॉइलिंग पॉइंट है, एक उबाल है वेस्ट एशिया में। और अगर वेस्ट एशिया से चिंगारी भड़कती है तो ये चिंगारी पूरी दुनिया को चपेट में ले लेगी। गोल्ड के और तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वेस्ट एशिया का क्राइसिस इसके लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा अमेरिका का यहाँ इंटरेस्ट लेने का कारण सिर्फ तेल नहीं है, बल्कि यहाँ पर तेल के अलावा वेस्ट एशिया एक बड़े इंपॉर्टेंट रूट पर है। अफ्रीका और यूरोप कनेक्ट होता है वेस्ट एशिया से, बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, ऑयल के शिप्स यहीं से आते जाते हैं। तो साथियों, ये पूरा का पूरा यहाँ का सिचुएशन सिनेरियो है। तो हमें अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अपने यूपीएससी और पीसीएस मेंस के लिए समझना है, जीएस के मेंस के सेकंड पेपर के लिए, तो हमें समीकरण समझने पड़ेंगे वेस्ट एशिया के। प्रीलिम्स में भी हर साल मैपिंग का क्वेश्चन है, इस इलाके की मैपिंग का, और मेंस में भी लगातार आप देखेंगे कि आने वाले एग्जाम में कन्फर्म क्वेश्चंस यहाँ से आते रहेंगे। तो बैकग्राउंड समझेंगे तो तभी हम एनालिसिस बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो आज हम अपने लेक्चर को बस यहीं तक सीमित रखेंगे। हमने कोशिश करी कि इस सिचुएशन की पूरी जटिलता को समझें। जोसेफ नाई ने तो यहाँ तक कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जटिल केस है ये इलाका। तो हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहीं से कनेक्ट करके हम ईरान इंडिया रिलेशन और वेस्ट एशिया के और जटिल पहलू IR में समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन, थैंक यू।